हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विद सीके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो है महाराणा उदय सिंह जी पर, जिनके बारे में कल हमने जिक्र किया था। पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन के प्राण दे दिए थे। पन्नाधाय जिनके लिए मैं कह चुकी हूँ कि कुहिल वंश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। आज का टॉपिक उदय सिंह जी के साथ शुरू करते हैं। उदय सिंह जी 1537 की बात है। 36 में हमें पता है कि बनवीर ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? विक्रमादित्य के ऊपर और उदय सिंह जी पर। विक्रमादित्य जी मारे गए थे और उदय सिंह जी को पन्नाधाय लेकर चली गई थी। कहाँ लेके चली गई थी? कुंभलगढ़ लेके चली गई थी। 37 के आसपास लगभग सभी मेवाड़ सरदारों ने ये मान लिया कि पन्नाधाय ने उदय सिंह के प्राण बचा लिए हैं, क्योंकि पन्ना ने जो राम सिंह जी देवलिया और आशा शाह देवपुरा इन दोनों की मदद से उदय सिंह जी के प्राण बचाए थे। मेवाड़ी सरदार मान चुके थे। तो 1537 में इन्होंने एक बार कुंभलगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया था। लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि उस वक्त ये छोटे थे, तो कुछ समय लिया इन्होंने। और 1540 में, कब? 1540 में इन्होंने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, बनवीर को वहाँ से भगाया और फॉर्मल तौर पे एक तरह से वहाँ पे ये राणा घोषित हुए। कब हुआ इनका राज्याभिषेक? 37 में। लेकिन ये चित्तौड़ कब जा रहे हैं? 40 में। ठीक, अब ये चित्तौड़ में आ चुके हैं, चित्तौड़ के राणा बन चुके हैं। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। उदय सिंह जी ने 1540 में चित्तौड़ का कार्यभार संभाला और 1542 में एक घटना हुई शेरशाह सूरी की तरफ से। उसका अफगान कमांडर शामिश खां, उसने चित्तौड़ पे आक्रमण करने का तय कर लिया। इस वक्त महाराणा उदय सिंह के पास दो ऑप्शन थे। पहला तो ये कि वो युद्ध करते और युद्ध में एक बार फिर जन धन की हानि होती, लेकिन इस वक्त उदय सिंह जी ने युद्ध करने का नहीं सोचा। शायद इसी कारण उदय सिंह को इतिहासकारों ने कायर राजा करार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उदय सिंह जी कायर नहीं थे। महाराणा सांगा का पुत्र कायर हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि महाराणा सांगा जिस तरह के योद्धा थे, उनके युद्ध कौशल को देखते हुए सबको ये लगता था कि उदय सिंह भी वैसे ही होने चाहिए थे। लेकिन उदय सिंह जी ने जोश की बजाय होश से काम लिया। उनको ये लगा कि पिछले 1528 में हमें पता है कि खानवा का युद्ध हुआ था। वहाँ से लेकर 40 तक देखा जाए तो चित्तौड़ का कोई भी विकास नहीं हुआ था। वो किसी न किसी की प्रॉब्लम से घिरा हुआ ही था। इसलिए उदय सिंह जी ने ये सोचा कि अब अगर मैं फिर युद्ध करूँगा तो वापस बात वही होगी। एक बार फिर से चित्तौड़ वापस नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि थोड़ा सा दब जाएगा। तो अब यहाँ उदय सिंह जी क्या करता है? कूटनीति खेलते हैं एक तरह से, और शामिश खां को किले की चाबी दे देते हैं। कहते हैं किला तुम्हारे हवाले। शामिश खां किले पे अधिकार तो नहीं करता, लेकिन नो डाउट कि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल तो किले पर रहता है। उदय सिंह जी इसी बीच वापस अपनी सैन्य शक्ति इकट्ठी करते हैं। अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स करते हुए वो शामिश खां को वहाँ से किसी तरह से भगाने की रणनीतियाँ करते रहते हैं। और फाइनली 4 साल बाद, यानी कि 1546 में, वो एक तरह से चित्तौड़ को पूरा अपना लेते हैं। शामिश खां युद्ध में मारा जाता है। शेरशाह सूर भी आपको पता है उस टाइम काफ़ी डाउन चला जाता है मालदेव के साथ युद्ध के बाद। तो कुल मिला के अफगानी शक्ति यहाँ से चली जाती है। ये उदय सिंह की एक तरह से कूटनीति थी, ये उदय सिंह की कायरता नहीं थी। इतिहासकारों ने इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, इनको इतिहास में बहुत ही कम स्थान दिया है। देखा जाए तो इतिहासकारों ने इन्हें सीधे सीधे शब्दों में कायर राजा की उपाधि दे दी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, उदय सिंह जी कायर नहीं थे। वो थोड़े से कूटनीतिज्ञ थे, उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी, और जो सोच थी वो हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से गलत तो नहीं थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इनको एक टाइम पीरियड मिल गया चित्तौड़ को वापस खड़ा करने का। यही नहीं, इन्हीं उदय सिंह जी ने उदयपुर नगरी भी बसाई है। यही उदयपुर नगरी जो झीलों की नगरी कहलाती है। हमें पता है कि वर्ल्ड टूरिज्म में उदयपुर का क्या स्थान है। ये स्थान तभी बन पाया है जब उदय सिंह जी ने उदयपुर नगरी को बसाया। आज की डेट में हम देखते हैं तो जितना फेमस चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ नहीं है, उससे कई ज़्यादा फेमस हम सिटी के तौर पर उदयपुर को मानते हैं। हालांकि कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक स्थल के मामले में अलग स्थान है, विश्व धरोहर में उसको शामिल किया जा चुका है। चित्तौड़गढ़ का अपना स्थान है। लेकिन अगर नगर के हिसाब से देखें, सिटी के हिसाब से देखें, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि उदयपुर की छवि अलग ही है। तो इन्होंने उदयपुर सिटी को बसाया। उदयपुर नाम
उदय सिंह जी के नाम से ही रखा गया। यही नहीं, उन्होंने सिटी पैलेस भी बनवाया पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील ये वही झील है जो राणा लाखा के टाइम में एक बंजारे ने बनवाई थी। तो सिटी पैलेस का निर्माण भी कराया है इन्होंने पिछोला झील के किनारे। 1 मिनट। और ये उदयपुर नगर जो है ये इन्होंने बसाया है 1559 में। ये याद रखने लायक चीज़ है और आपको रखनी भी चाहिए। 1559 में इन्होंने उदयपुर नगर को बसाया है। उससे पहले इन्होंने यहाँ उदय सागर झील बनवाई थी। ऑब्वियसली जहाँ आप रहना चाहेंगे वहाँ पानी की व्यवस्था तो पूरी होनी ही चाहिए। तो उन्होंने पहले उदय सागर झील बनवाई और उसके बाद ये जो झील देख रहे हैं आप, ये उदय सागर झील है। और इस साइड में ये जो झील देख रहे हैं ये पिछोला झील है। उदयपुर झीलों की नगरी है। यहाँ फतेह सागर झील भी है, स्वरूप सागर भी है, काफ़ी झीलें हैं, इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहा गया। और बहुत ही सुंदर एक तरह से देखा जाए तो ये नगरी है। तकरीबन 35 किलोमीटर में ये नगरी आज की डेट में बसी हुई है। तो देख ली, इतनी सुंदर नगरी का निर्माण करवाया है उदय सिंह जी ने। फिर भी इतिहासकारों ने इनको स्थान कम दिया, न जाने क्यों। शायद पिता और पुत्र के शौर्य के बीच में उदय सिंह जी थोड़े से डाउन हो गए, क्योंकि ये शौर्य के नाम से कम जाने गए हैं और उदयपुर और सिटी पैलेस के निर्माण के तौर पर इनको ज़्यादा देखा जाता है। ये है सिटी पैलेस, बहुत ही खूबसूरत है। जब भी मौका मिले घूम के ज़रूर आइएगा। और ये पिछोला झील के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हम सबको पता है अकबर आ चुका था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 अकबर हिंदुस्तान आ चुका है। राजा हेमू को हराकर, जो कि अफगान कमांडर थे, उनको हराकर एक बार फिर मुगल वंश की सत्ता उन्होंने कायम कर दी है। अकबर का पिता हुमायूं शेरशाह सूरी के प्रभाव के कारण हिंदुस्तान छोड़ के चला गया था, भाग गया था, जो भी शब्द मैं प्रयुक्त करूं। लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि 1556 में कौन आ गया है, अकबर आ गया है। मुझे ये तो नहीं पता कि हमारे ही हिंदू शिक्षाविदों ने, हिंदू तो नहीं कहूँ, हिंदुस्तानी शिक्षाविदों को तो ज़्यादा बेटर है, इन्होंने अकबर को अकबर द ग्रेट का खिताब क्यों दिया है। यानी कि हम लोगों ने ही उसे अकबर द ग्रेट का खिताब दे रखा है। मैं अकबर के लिए ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चित्तौड़ का जो तीसरा साका होगा, मेवाड़ का जो तीसरा साका होगा, वो होगा इसी अकबर की वजह से। जिस अकबर को आप लोग अकबर द ग्रेट कह रहे हैं, यही अकबर चित्तौड़ का तीसरा साका करवाएगा। रीज़न बताती हूँ आपको। मेड़ता के जयमल राठौड़ ये अकबर से दुश्मनी ले चुके थे और इन्होंने शरण ली थी उदय सिंह जी के पास जाकर। उदय सिंह जी ने जयमल को शरण दी थी। अकबर ने उदय सिंह को सीधा सीधा मैसेज किया कि या तो जयमल हमारे हवाले कर दो या फिर हम लोग चित्तौड़ लेने आ रहे हैं। उदय सिंह जी ने कह दिया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और जो मेरे पास शरण लेने आएगा उसे मैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए जयमल तो मैं वापस नहीं लौटाऊंगा। अकबर को रोष आ गया। अकबर ने तय कर लिया कि अब तो चित्तौड़ पर हमला करना ही है। टाइमिंग 1567 से 68 तक। इतना लंबा क्यों चला जी? तो इसलिए चला, खिलची की तरह इसने रीति अपनाई और 67 में तकरीबन अक्टूबर के आसपास की बात है, तब इसने चित्तौड़ के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया अपनी सेना का, ताकि ना कोई बाहर आ सके ना कोई अंदर जा सके। ये उसकी रणनीति बनाई उसने। जयमल राठौड़ यहीं पे थे। जयमल राठौड़, उदय सिंह जी तकरीबन 6 महीने तक इंतज़ार करते रहे कि कोई युद्ध होगा, लेकिन युद्ध तो नहीं हुआ, सिर्फ घेराबंदी की। बट फाइनली 6 महीने में अंदर की रसद सामग्री कम होने लगी थी। लेकिन इस बीच में उदय सिंह ने एक बार फिर कूटनीति से काम लिया और इस बार क्या कूटनीति अपनाई उन्होंने, अंदर ही अंदर उन्होंने सुरंग बनाई ताकि किले से बाहर जितना भी माल सामान है वो सब निकाला जा सके, यानी कि किले की संपत्ति निकाली जा सके। चित्तौड़गढ़ के किले की जो संपत्ति थी उस संपत्ति को उन्होंने टनल के ज़रिए, सुरंग के ज़रिए सारा बाहर ले गए। वो कहाँ? कुंभलगढ़ की तरफ। ऑब्वियस है कि जो मेवाड़ के राणाओं की संकटकालीन राजधानी मैंने आपको बताया था वो कुंभलगढ़ है। तो ये जहाँ जब भी कोई मुसीबत आएगी कहाँ जाएंगे? कुंभलगढ़ जाएंगे। कुंभलगढ़ का जो किला है उसकी अपनी एक अलग खासियत है। वो कुंभलगढ़ का किला इतना हाइट पर बना हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि, मैं जोधपुर और उदयपुर को कनेक्ट करते हुए आपको ये बता रही हूँ कि कुंभलगढ़ के किले से जोधपुर सिटी को देखा जा सकता था, इतनी हाइट पर वो किला बना हुआ। लेकिन आज भी कंडीशन ये है कि सिर्फ
500 मीटर दूर अगर आप उस किले से चले जाओगे तो आपको वो किला नज़र नहीं आएगा। ये उस किले की खासियत है। खुद अकबर को 2 साल लगे थे इस किले को ढूंढने में। मैं बताऊंगी आगे कब ऐसा हुआ था। तो कुंभलगढ़ का किला बहुत ही अच्छे से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राणा कुंभा ने जब ये किला बनवाया तो वाकई बड़ी प्लानिंग करके बनवाया। मतलब आज जो लोग डिग्रियां लेके नहीं कर पाते वो उस वक्त बिना डिग्री के काम हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट किला है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कुंभलगढ़ की तरफ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, उस 6 महीने के दौरान एक टनल बनाने का काम करते हैं जिसके ज़रिए क्या हो, चित्तौड़ की सारी संपत्ति को बाहर निकाला जा सके। यही हुआ। अंततः जब ये तय हो गया कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो जयमल ने कहा कि आप इस युद्ध में भाग ना लीजिए उदय सिंह जी। उदय सिंह जी यही चाहते थे कि महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा का शौर्य बरकरार रहे और वो भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए। बाबर ने कहा था कि राजपूत सिर्फ मरना जानते हैं, लड़ना तो जानते ही नहीं है। तो यही सही, राजपूत जब मैदान में उतरता है तो वो ये सोच के उतरता है या तो मैं मरूंगा या मारूंगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। उदय सिंह जी ने भी यही सोचा कि युद्ध तो करना ही है, चाहे जो कुछ भी हो। तब जयमल ने उन्हें कहा कि ये लड़ाई मेरी वजह से हो रही है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप इस युद्ध में भाग लें या आपका परिवार का कोई भी सदस्य इस युद्ध में भाग लेकर वीर गति को प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। ये युद्ध मेरा है और मुझे ही लड़ने दीजिए। जयमल ने अपनी आन दी और उदय सिंह ने मान लिया। चलो ठीक है। उदय सिंह जी यहाँ से चले गए। किस तरफ गए? कुंभलगढ़ की तरफ गए अपने परिवार समेत। यानी कि अब ये तो आप समझ चुके कि यहाँ जो साका होगा उसमें मेवाड़ राजवंश शामिल नहीं है। यहाँ जो साका है उसमें राठौड़ राजवंश एक तरह से शामिल हो रहा है। जयमल राठौड़, पत्ता राठौड़ और कल्ला जी। कल्ला जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा गया है। क्यों कहा गया है वो अब इस युद्ध में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उदय सिंह जी जा चुके हैं, हम जयमल की बात करते हैं। कौन है यहाँ पर? जयमल है जो क्या पहनेंगे? केसरिया पहनेंगे, ठीक है। एक है कल्ला जी जो क्या है, इनके भतीजे हैं, ठीक। और 2 नाम आपको यहाँ ध्यान में रखने चाहिए। एक है पत्ता, जयमल और पत्ता, ये जोड़ी आपने सुनी है, फत्ता और पत्ता, ये दोनों नाम इनके पढ़ने को मिलते हैं और दोनों नाम इन्हीं के हैं। ये तो हो गया केसरिया वाला पार्ट कि भाई केसरिया कौन पहन रहा है। तो केसरिया पहन रहे हैं जयमल जी और उनके साथ ये वीर योद्धा हैं जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे, बड़े ही शानो शौकत से लड़ते हुए। देखो अकबर की आंखें चरमरा जाती हैं यहाँ पर कि किस तरह से युद्ध हो रहा है, मतलब अविश्वसनीय युद्ध था वो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर साका हो रहा है, केसरिया पहना जा रहा है, तो ऑब्वियसली जौहर भी होगा। जी हाँ, जौहर भी होगा और जौहर करेंगे फत्ता यानी कि पत्ता, इनकी धर्मपत्नी फूल कंवर। वो इस वक्त यहाँ पर जौहर का नेतृत्व करती है। फूल कंवर, फूल कंवर, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जौहर का नेतृत्व किया था, ठीक। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, राजपूत विरुद्ध मुगल युद्ध 1568। पुरखों के शौर्य, रक्त और बलिदान को कैसे भुलाया जा सकता है? नहीं भुलाया जा सकता। उदय सिंह जी यहाँ युद्ध करना चाहते थे। मुगलों की सेना आप देख ही रहे हैं कितनी है। ये सेना यहाँ आकर खड़ी हो गई। अकबर खुद आया था बाकायदा इस युद्ध में। आपको पता है कि अकबर ने युद्ध बहुत कम लड़े हैं। अकबर के पास हिंदुस्तान का शासन अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजपूतों की तलवारों के बदले हैं। यानी कि अगर उसकी सेना में राजपूत ना होते, अगर उसके सेनापति राजपूत ना होते तो उसके पास हिंदुस्तान नहीं होता, ये तय है और ये इतिहासकारों ने खुद ने माना है। तो अकबर खुद तो कभी लड़ने गया ही नहीं, लेकिन यहाँ अकबर लड़ने आया था। और अकबर की एक बंदूक थी, बंदूक का नाम भी बड़ा फेमस है। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम, इस बंदूक से उन्होंने जयमल के पैर पे गोली मारी थी। जयमल जी के पैर पे गोली मारी थी और उनका पैर हो गया था क्या, घायल। अब ऑब्वियस है कि वो चलकर तो लड़ नहीं सकते। तो उस वक्त कल्ला जी ने क्या किया कि कल्ला जी ने जयमल जी को अपने कंधों पर बिठा लिया और फिर कल्ला जी लड़े जयमल को अपने कंधों के ऊपर लेकर। तो 2 पैर और 4 हाथ, ये था युद्ध। क्या सर कटे मुगलों के सेना के। स्वयं अकबर भी ये दृश्य देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर,
2 पाँव 4 हाथ से मारकाट होने लगा। कल्ला जी ने जयमल जी को अपने कंधों पर उठा रखा था। देखने वाले को यही दिखेगा कि कल्ला जी के 4 हाथ हैं, इसीलिए उन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा गया है। ये है कारण इनको 4 हाथों वाला देवता कहने का। और ये खुद अकबर ने कहा है, ये खुद अकबर ने कहा है कि भाई ये क्या है। देखो, जयमल बढ़ता जीवने पत्तो बाए पास, हिंदू चढ़िया हथिया चढ़ियो जस आकाश। कितना मतलब एक अलग ही व्यू रहा होगा उस वक्त। मैं जब बोल रही हूँ तो मेरा रोम रोम मतलब यूँ काँप रहा है कि क्या नज़ारा रहा होगा जब कल्ला जी और जयमल जी इस तरह से लड़े होंगे और सामने वाली सेना के तो छक्के छूट गए होंगे। क्या मतलब सीन रहा होगा वो, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। देखो किस तरह से लड़े हैं वो। सिर कटे धड़ लड़ते रहे, सिर कटे धड़ लड़े रखा राजपूती शान, दो दो मेला नित भरे पूजे दो दो थोर। जयमल जी के एक वार से 2-2 मुगल तुर्क साथ काटते जा रहे थे। किले के पास बहने वाली गंभीरी नदी लाल हो गई थी। सीमित संसाधन होने के कारण राजपूती सेना मुगलों पर होने के बाद भी राजपूती सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। अकबर इस युद्ध को कभी भूल ही नहीं सकता और नहीं भूल सकता था, इसीलिए उसने अपने जो आगरा वाला महल था वहाँ पर इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ लगवाई थी। जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगवाई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने ये मूर्तियाँ लगवाई थी, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो इनकी इंसल्ट करने के हिसाब से ऐसा किया था कि लोग मैंने चौकीदार खड़े किए हैं। हालांकि इस बात से बीकानेर के राय सिंह जी बहुत आहत हुए थे। उन्होंने बीकानेर के राय सिंह जी अकबर के साथ ही थे, इस युद्ध में नहीं, लेकिन उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। बाद में जब अकबर राय सिंह जी से काफ़ी खुश हुए थे तो राय सिंह जी ने कहा था कि ये मूर्तियाँ मुझे दे दो, मैं अपने किले में ले जाऊँगा। तो बाद में राय सिंह जी इन मूर्तियों को, आज की डेट में आपको जूनागढ़ में मिलेगी ये मूर्तियाँ। तो इस तरह से ये मेवाड़ का तीसरा साका हुआ था। मैंने बहुत कम लफ्ज़ों में इसे कंप्लीट कर दिया है। बाकी ऐसी स्टोरीज मतलब जब बोलने लगते हैं तो यूँ लगता है कि इसे घंटों कहते जाएं। मतलब इतना कुछ होता है इनके बारे में कहने के लिए कि इच्छा नहीं होती कि रुके, बट टाइम लिमिट के हिसाब से हमें चलना होता है। तो जो याद रखने लायक बातें हैं वो ये है स्पेशली कि यहाँ पर केसरिया किसने पहना था, जयमल जी ने पहना था। और जो जौहर किया था उसका नेतृत्व किसने किया था, फूल कुंवर जी ने किया था। फूल कुंवर ये कौन थी, ये पत्ता जी की धर्मपत्नी थी। ये सब कौन थे, राठौड़ सरदार थे। युद्ध भी इनके कारण ही हुआ था, अकबर की लड़ाई इनसे थी। मेवाड़ से उस वक्त अकबर का कोई मतलब झगड़ा वगड़ा उस वक्त तक नहीं था, लेकिन बाद में तो भूख बढ़ गई और फिर तय कर लिया कि अब तो सब कुछ हासिल करना है। और उस भूख का अंजाम हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि अकबर के साथ क्या क्या होता है। मुग़ल आक्रांता थे, आक्रांता हैं और आक्रांता ही रहेंगे। लोग खामखा कहते हैं कि 400 सालों का मुग़लों का इतिहास है। कोई 400 सालों का मुग़लों का इतिहास नहीं है और हो भी नहीं सकता। कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता। 1556 में ये आ रहा है यहाँ पर, बच्चा है खुद ही। आप ये समझ सकते हैं कि 1570 में अगर हम शुरू करें, जब नागौर दरबार लगा था, उसके बाद से आप कह सकते हो कि हाँ, हिंदुस्तान की बादशाहत कुछ हद तक मुग़लों के हाथ में चली गई थी। उससे पहले कुछ नहीं था, तो कोई 400 सालों का इतिहास नहीं है। 1570 से गिन लो आप 1707 तक बस। और इसमें भी देखा जाए तो अकबर का टाइम पीरियड ही था जो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसके बाद तो कुछ नहीं है। ये 1570, हालांकि इसका टाइम पीरियड 56 से स्टार्ट होता है और 1605 तक चलेगा। यही टाइम पीरियड एक तरह से देख लो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट था मुग़लों के लिए। बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गिन गिना के लेना चाहो तो यहाँ तक चले जाओ, फिर भी सब 400 साल नहीं हुए। तो कृपया कर इस भ्रम को फैलाना छोड़ दो। और जो भी अगर ये बोलते हैं कि हाँ 400 सालों का 500 सालों का इतिहास है, उनको बोलो कि कोई 400 सालों का इतिहास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास बस इतना ही है जिनको तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। और ये जो 5-5 6-6 पीढ़ियाँ याद करवा रहे हो तुम, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये याद मत करवाओ। अपनी पीढ़ियाँ याद करवाओ। अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 4-5 पीढ़ियों तक उनके दादा परदादा लकड़दादा के नाम याद रखने दो। ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। बच्चा हमेशा अपने इतिहास से सीखेगा। दूसरों का इतिहास पढ़कर उसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना है, लेकिन वो जब अपने पूर्वजों की बातें सुनेगा, अपने दादा परदादा उनका संघर्ष सुनेगा, तो ज़रूर वो इंस्पायर होगा। सो गाइस, मुझे लगता है पीछे वाला टॉपिक मैंने कुछ ज़्यादा खींच लिया, बट
मैंने कहा ना, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे आप बोलना शुरू करते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता। सो गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे होगा जो बहुत ही यूनिक है। नो डाउट आप सबको पता है कि महाराणा उदय सिंह के बाद अगर हम किसी को पढ़ेंगे तो वो महान हस्ती कौन होगी, उनके बारे में मैं कुछ बोल पाऊँगी। इट्स अ वेरी गुड लक फॉर मी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। और एक बेल आइकन दिखेगा आपको वहाँ पे, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल पाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।